हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सिनी वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए बूस्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। जो साथी नए उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास है इसकी क्लास श्रृंखला आज देखेंगे 11 है और इसमें हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज और साथ साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस PYQ का कंप्लीट निचोड़ रहता है। इसमें जो उसके शॉर्ट नोट्स रहते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट सीरीज आप देख पा रहे हैं, उन सबका एक शॉर्ट नोट्स है। और यकीन मानिए परीक्षा में आपको यहाँ से 15 से 20 प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे इस सिर्फ शॉर्ट नोट से। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज के सेशन को। उससे पहले बता दें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो करंट अफेयर इशू पे था उस पर ये आई है। इसमें प्री और मेंस दोनों को देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। बहुत ही शानदार है। वन नेशन वन इलेक्शन पे इसमें प्रीलिम्स के सारे फैक्ट्स कवर हैं और उसके साथ साथ मेंस की एक आंसर राइटिंग इसमें प्रैक्टिस है। तो इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा आपको बेस्ट करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक का कंप्लीट रिवीजन। बहुत ही शानदार सेशन है। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन को आप मिस मत कीजिए, फटाफट से देख डालिए और इसको करने के बाद आपको करंट अफेयर के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट कीजिए इसको। इसके बाद से जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उस टेस्ट सीरीज को लगाइए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज की तरफ, अपने सेशन की तरफ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के सेशन में हमको मिलेगा साथियों, क्विक रिवीजन में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आज शुरुआत होने वाली क्लास की। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध। अक्सर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है और इस प्रश्न में डिफरेंट तरीके का अलग अलग चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं। तो उन सारे चीज़ों के एक साथ देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। भारत के संविधान में अगर हम साथ ही बात करेंगे आपात उपबंध, ठीक है, आपातकालीन जो चीज़ें हैं इससे कहाँ से ली गई हैं, ठीक है, आपात का उपबंध 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर बात करेंगे तो भारत के संविधान का जो भाग है उस भाग में देखेंगे भाग नंबर 18 में, ठीक है, 18 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। और उसके साथ साथ अनुच्छेद 52 से लेके 360 तक, 352 से 360 के मध्य ये रहता है। और ये भी इसके बीच के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल उन आर्टिकल को भी देखेंगे और इस आपात उपबंधों को देखेंगे 3 भागों में बांटा गया है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये भारत के संविधान में जो आपात उपबंध है उसके बारे में यहाँ पे हमको जानना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट देखेंगे, ठीक। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 60 तक के बीच में है। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे इसमें पॉइंट। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 356 अगर बात करें तो ये कहता है कि राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है जिसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसके बारे में है कौन सा, अनुच्छेद 356। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 356। उसके बाद से हम बात करेंगे अनुच्छेद 360 की। 360 क्या कहता है, ये वित्तीय आपात की बात करता है जो अब तक भारत में नहीं लगा है। एक भी बार ये वित्तीय आपात नहीं लगा है। डिफरेंट तरीके से अलग अलग टाइम पे ये प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न को पूछने में ये तीनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इन तीनों आर्टिकल को देके 352, 56, 60 को देके क्या करता है, मिलान करने के लिए कह देता है। और कई बार क्या करता है कि इसमें से सिर्फ पूछ लेता है कि ये किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से करते चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा। इसका 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसमें क्या एक चीज़ हुआ, इसमें बदलाव किया गया। इसके द्वारा जो है अशांति, जो आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द था, उसको हटाकर यहाँ पर ला दिया गया सशस्त्र विद्रोह। मतलब पहले जो आपातकाल लगा दिया जाता था सिर्फ आंतरिक इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगा दिया जाता था, तो उस चीज़ को जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया। और उसकी जगह बताया गया कि जब सशस्त्र विद्रोह होगा तब जाके ही क्या होगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा। तो आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसके जितने पॉइंट्स बन सकते थे पॉसिबल, आपको सारा पॉइंट्स एक जगह मिल गया है। इसका जो नोट्स है आप बनाते चलिएगा और कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, करते रहिएगा। बाकी इसका जो ये वाला नोट्स है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास कि भारत के संविधान में अक्सर देखते हैं हम लोग, कई बार मैच करने के लिए पूछता है संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद ऐसे हैं आर्टिकल जहाँ से आपको मैच करने के लिए देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें मिलान करना है। तो उस तरह के जो आर्टिकल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, इनमें पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 76, इसमें क्या बात किया गया है, भारत के महान्यायवादी के बारे में इसमें बात की गई है आर्टिकल 76 में, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को सूचना के संबंध में जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 78 में। उसके बाद से अगले जितने आर्टिकल हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 110। 110 क्या कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 110 जो मनी बिल है उसके बारे में बताता है। इसके बारे में आपको हम एक चीज़ बता दें अलग से पॉइंट, कि धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में या राज्य की जो निचली सदन उसमें पेश होता है, ठीक है, और ये राष्ट्रपति के उससे
पूर्वा उससे अनुमति लेने के बाद ही ये पेश होता है धन विधेयक। ठीक है, तो धन विधेयक याद रखिएगा, आर्टिकल 110 नंबर इससे संबंधित है। उसके बाद से अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 112 कितनी बार हर साल ये देखने को मिलता है। वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, जो दिया हुआ बजट जो हम लोग बात करते हैं बजट के बारे में ये है, लेकिन हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वहाँ पे है वार्षिक वित्तीय ब्यौरा शब्द का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 112 इससे संबंधित है। क्या है? अनुच्छेद 112 इससे संबंधित है। उसके बाद से अगला पॉइंट देखेंगे अनुच्छेद 123। ये क्या है? संसद के अवकाश के दौरान जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ऑर्डिनेंस पावर है, वो प्रेसिडेंट के यहाँ पे दर्शाता है अनुच्छेद 123 में। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1, 2, 3 जो है आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। ठीक है, अवकाश के समय जारी होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है अनुच्छेद 108। इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 108 में? अनुच्छेद 108 में अगर आप देखेंगे तो संसद की जो है ज्वाइंट सेशन, संसद की क्या है ज्वाइंट सेशन के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 143 मोस्ट इम्पोर्टेंट, उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें आर्टिकल जो है अनुच्छेद 148, इसमें क्या है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है, CAG के बारे में। ठीक, और 149 क्या है CAG के क्या क्या कर्तव्य होंगे उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इतने सारे पॉइंट्स एक साथ जो आर्टिकल हमने आपको अभी बताया, ये सारे आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साथ फिर से इसको एक बार देख लीजिए, आर्टिकल 76, 78, 110, 112, 123। ठीक है, उसके साथ साथ कौन सा हमारे पास 108, 143 और एक कौन सा है बात करेंगे 148 और 149। सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड भी प्रश्न बन जाते हैं, जब कभी बजट आता है तो बजट वाले सेशन में आर्टिकल दे के वहाँ पर कन्फ्यूज करेगा, धन विधेयक के बारे में आर्टिकल दे के कन्फ्यूज कर सकता है, अध्यादेश वाले में कर सकता है। तो ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने PYQ लगा रखा है, टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य पॉइंट्स को। गैस और उनकी विशेषताएं, कुछ गैसें हैं और उनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट उनके उनसे रिलेटेड पॉइंट पूछ लिया जाता है। इसमें सबसे पहला अगर हम गैस की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात करेंगे। ये करता क्या है, आप देखेंगे ये रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिससे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होती है, उसके साथ साथ दम घुटने लगता है और पीड़िता की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान देंगे, क्या करता है कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसकी क्षमता को कम कर देता है। और कम कैसे करता है, तो चीज़ ध्यान देंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। अगला एक गैस है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, इसको हंसाने वाला गैस कहते हैं। ठीक है, ये आसान लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2। वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा है कि लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस को जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके बारे में यही कि हरित जो ग्रीन हाउस गैस है वो है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का ये मुख्य कारण है। ठीक है, उसमें से आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका ये कारण है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए ये जिम्मेदार है वायुमंडल में कितना पाया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा हुआ है। तो 0.03%। ठीक है, 0.03% ये जो है वायुमंडल में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये मुख्य रूप से क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, जो किसके लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट देखेंगे तो इसमें एक गैस है मीथेन। कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। साथियों मीथेन गैस में क्या होता है, ये जो है मुख्य घटक है किसका, बायोगैस और CNG। ठीक है, बायोगैस और CNG। ठीक है, CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG, और बायोगैस इसका मुख्य घटक है। तो कई बार इस तरह से प्रश्न पूछता है कि कोई ऐसे नाम दे दिया और पूछता है कि इसका मुख्य घटक कौन सा है, तो CNG और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, इसको ध्यान रखेंगे, क्या है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन CH4 इसका मुख्य घटक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट में देखेंगे रेडान। ठीक है, रेडान क्या है, ये एक उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसका फीचर क्या है, फिर ये जो है आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। ठीक है, और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, कौन सा गैस, रेडान नहीं पाया जाता है।
अगला पॉइंट है क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस क्या है? क्लोरीन, ठीक है, इसको क्या किया जाता है क्लोरीन से? इसे तालाब के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तालाब का पानी जो है उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है? तो देखेंगे एलपीजी का ये मुख्य घटक है। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन को याद रखेंगे। और एक चीज़ इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, एलपीजी में जो दुर्गंध आती है, ठीक है, एलपीजी में जो महक आती है, जो दुर्गंध होती है, वो दुर्गंध किस वजह से आती है उसको थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले वाले सेशन में आपको चीज़ बता चुके हैं, एलपीजी में जो दुर्गंध आती है किस वजह से आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से देखेंगे कार्बन और अगला पॉइंट हमारे पास कार्बन और उसके यौगिक और उसकी कुछ विशेषताएं। ठीक है, उसकी कुछ विशेषताएं। तो कार्बन के मुख्य अपर रूप में अगर हम बात करें, कार्बन के कौन कौन से मुख्य अपर रूप हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट और एक है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन C60 करके। तो ये कुछ कार्बन के क्या है मुख्य रूप से अपर रूप हैं, जो आपको कई बार एग्जाम पे देखने को मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, तो हीरा, ग्रेफाइट और ये नाम याद रखिएगा। आगे एक दो पॉइंट इसमें क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध कार्बन की पतली परत। ठीक है, शुद्ध कार्बन की पतली परत क्या है? तो ग्राफीन है। ग्राफीन क्या है? शुद्ध कार्बन की पतली परत है। और सूखी बर्फ, जो सूखा बर्फ है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कार्बन का प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है? तो ये सबसे कठोर रूप से अगर अपर रूप देखेंगे तो आपको मिलेगा हीरा। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कार्बन का अपर रूप के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद से अगला पॉइंट हमारे पास कि थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? थर्मोडायनेमिकली अगर कार्बन का सबसे स्थिर रूप की हम बात करें तो कौन सा है? ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है इसका क्या है? कार्बन का आप देखेंगे कि थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्थिर रूप है। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट के 2 पॉइंट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हुए, तो ग्रेफाइट यहाँ पे नाम याद रखिएगा। उसके बाद से बात करेंगे साथियों हम कुछ धातु और अधातुओं के बारे में, जो स्पेशल कुछ फीचर्स हैं उनके। ठीक है, उस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। ठीक है, आयरन जो है क्या होता है? ब्लड में पाया जाता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु की बात करेंगे तो लिथियम। ठीक है, धातु में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास कि सबसे हल्का तत्व की अगर बात करेंगे, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास सबसे हल्का तत्व के रूप में है। अगला पॉइंट है साथ ही कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पॉइंट समझा जा चुका है, तो सारे आप देख पा रहे हैं। जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से छूट जाते हैं और परीक्षा में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। अगला पॉइंट है कि उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद से चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो कौन सा? सोडियम को जो है आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम एक ऐसा आप देखेंगे यहाँ पर है, सोडियम किस तरीके का है कि इसको आप चाकू से काटेंगे तो स्लाइड छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? कट जाता है। तो इस तरह का आसानी से कटने वाला क्या है? यहाँ पे सोडियम है। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम है। और सोडियम के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, किसमें? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अदरवाइज ये वायु में आती है, अगर शुष्क रूप से अगर हवा में पड़ेगा तो क्या उसकी क्रिया करके जल जाता है, बहुत तेज बर्न कर जाएगा। सबसे भारी धातु की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ओस्मियम। ठीक है, यहाँ पे सबसे भारी धातु हो जाएगा। उसके बाद से 1-2 पॉइंट और है हमारे पास, जिसमें देखेंगे सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। क्या है? तो प्लेटिनम हो जाएगा सबसे कठोर धातु। अगला पॉइंट है कमरे के ताप पर तरल अधातु। ठीक है, तरल अधातु की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि दैनिक प्रयोग में आने वाली कुछ दवाइयों के प्रकार जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, किस किस तरह की दवाइयाँ होती हैं, उसका क्या कुछ 1-2 एग्जाम्पल है। इस तरह से भी साइंस से डेली रिलेटेड से कुछ प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो बन जाते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनता है क्या? एंटासिड क्या है? ठीक है, एंटासिड की अगर हम बात करेंगे, एंटासिड क्या होते हैं? तो ये पेट में अतिरिक्त रूप से एसिड को कम करता है, जो अतिरिक्त एसिड पेट में हो जाता है उसको कम करता है। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ईनो क्या होता है? बदहजमी, जो पेट में ज़्यादा अपच गैस होने लगती है उसको क्या करता है? ये कम करता है। तो वो एंटासिड इस तरीके का
में प्रयोग आता है। अगला पॉइंट है हमारे पास ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र क्या है? ट्रैंक्विलाइज़र ये तनाव व मानसिक बीमारी के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? तनाव व मानसिक बीमारी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से अगला पॉइंट देखेंगे एनाल्जेसिक। ये क्या है? दर्द से राहत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? दर्द से राहत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे एस्पिरिन आप देखे होंगे, एस्पिरिन दर्द निवारक गोली में काम आता है। उसके बाद से हमारे पास अगला पॉइंट साथ ही इंपॉर्टेंट है, नारकोटिक। नारकोटिक क्या है? तो वो नारकोटिक एनाल्जेसिक ये क्या है कि दर्द निवारक का जो लत लगने का कारण बन जाता है। मतलब अगर कोई दर्द निवारक कोई इंसान पेन किलर ले रहा है, उसको क्या हो जा रहा है, उसका आदत लग जा रहा है, ठीक है, उस तरह का लत लग जा रहा है। तो इस तरह में क्या आता है? मार्फिन है, ठीक है, और इसके डेरिवेटिव मार्फिन है। इसमें क्या होता है? नारकोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। ये इसमें क्या होगा? जो दर्द निवारक लेते लेते इसका क्या होता है? लत लग जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या है? मार्फिन वगैरह है। उसके बाद ये लास्ट का 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक क्या होता है? तो आप देखेंगे एंटीसेप्टिक के बारे में अगर, ये क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को मारते हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग किया था, जैसे डिटॉल हो गया, सोप्रामाइसिन हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल सीधे सीधे दे के पूछ देता है कि किस कैटेगरी का है, एंटीबायोटिक है या एंटीसेप्टिक है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न भी बन जाते हैं एग्जाम में और बने हुए हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक इसमें क्या है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जो उत्पादित रासायनिक पदार्थ है उसको मारते हैं और उनको फैलने से रोकते हैं या फिर उनको बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या बोलते हैं उत्पादित रासायनिक पदार्थ है, इनको क्या करेंगे? फैलने से रोकेंगे या फिर बढ़ने से रोकेंगे। इसमें क्या क्या है? पेनिसिलिन है, ठीक है, सल्फा ड्रग्स है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो 2-3 मैं बताया यहाँ पे, डिटॉल, सोप्रामाइसिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, सल्फा ड्रग, ये सब क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा। ऐसे देखें कि पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है कि एंटीसेप्टिक है, किसके कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आप PYQ किए होंगे, ठीक है, तो उसमें चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं। खास करके मैं बता रहा हूँ लास्ट में PYQ और टेस्ट सीरीज, ठीक है, इस चीज़ का प्रॉपर रिवीजन कीजिए प्रॉपर तरीके से। और साथ ही बता दें कि इसमें आपका जो लास्ट टाइम में करंट अफेयर का रिवीजन मत भूलिएगा। इससे जितना हो सके इससे क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आपको आयोग के द्वारा 30 से 35 प्रश्न इससे बन जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ यूपी स्पेशल आप लोग मिस मत कीजिएगा, इसको भी कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपी स्पेशल का आ गए। यूपी स्पेशल की बात हुई और यूपी स्पेशल के पॉइंट आ गए। उत्तर प्रदेश में प्रथम व्यक्ति जो प्रथम में इस तरीके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तौर पे पूछे जाते हैं, वो देखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन बने थे? ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, ये क्या बने थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर हम बात करेंगे साथियों तो सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पे देखी जाती है। उसके बाद से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? वाल्टर मॉर्गन। ये नाम अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 2-3 नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से अब जो 2-3 नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या था यहाँ पे पॉइंट हमारे पास कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो वाल्टर मॉर्गन। कौन? वाल्टर मॉर्गन। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इनका कई बार प्रश्न इसमें बन चुका है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद से साथ ही हमारे पास अगला है कि यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त, यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त रहे हैं। और यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो जस्टिस बिशंबर दयाल, ठीक है, जस्टिस बिशंबर दयाल का नाम याद रखिएगा, जस्टिस बिशंबर दयाल का नाम याद रखिएगा यूपी के पहले लोकायुक्त के तौर पे। पॉइंट में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जो राज्य आपातकाल लगा था, ठीक है, पहला बार राज्य आपातकाल लगा था कब? फरवरी 1968 से लेके 1969 तक, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। इसके बीच में क्या लगा था? पहली बार उत्तर प्रदेश में आपातकाल लगा था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो देखेंगे यहाँ पे ये सुशील मायावती के नाम है, और ये लगभग 4 बार देखेंगे, 4 बार क्या है ये मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। उसके बाद से साथ ही हमारे पास एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान ये आपको अक्सर एग्जाम में मैच करने के लिए मिल जाएंगे, या तो ट्रू फॉल्स वाला जो जिससे उस तरह का बनता है कि इसमें से कौन सा गलत मतलब सुमेलित है या फिर कौन एक सही सुमेलित है। उस वाले केस में भी इस तरह से प्रश्न बनते हैं।
यूपी स्पेशल के लिए मैं फिर से बता दूं साथियों कि यूपी स्पेशल के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे कंप्लीट आपको सेगमेंट वाइज चैप्टर वाइज यूपी स्पेशल आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर फटाफट से वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस बार देखेंगे आपको यूपी स्पेशल का प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार पिछली बार से पीसीएस में 5-6 पेपर का इसमें एड ऑन हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश बजट, यूपी बजट, जहाँ से 2 से 3 प्रश्न आएंगे, उसकी वीडियो आ गई है कंप्लीट, जाकर उसको सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें कुछ कौन कौन से संस्थान हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो पहला संस्थान है साथियों कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में है। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय हथकरघा, ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? ये भी चौकाघाट वाराणसी में, हथकरघा वाला, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ वाराणसी मिल गया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। भारतीय पशु चिकित्सा, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ध्यान देंगे ये इज्जतनगर बरेली में। कहाँ पे? इज्जतनगर बरेली में मिलेगा आपको भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है। चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में याद रखिएगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय अनाज भंडारण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा हापुड़ में, ठीक है, हापुड़ जिले में मिलेगा भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं संस्थान, हापुड़ जिला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, नीति निर्देशक तो हो गया है। यहाँ से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ रिट के बारे में, जो महत्वपूर्ण रिट्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और आप देखेंगे हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं वो रिट और उनके प्रकार, उनका क्षेत्र क्या क्या है, किस किस फील्ड में ये जारी किए जा सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो देखेंगे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हाइबियस कॉर्पस, ठीक है, हाइबियस कॉर्पस ये क्या होता है? तो शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, शरीर के साथ प्रस्तुत हुआ जाए या शरीर को प्रस्तुत किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या पॉइंट है कि ये जो है आप देखेंगे हाइबियस कॉर्पस कोर्ट द्वारा निजी एवं सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है निजी और सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है हाइबियस कॉर्पस, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या है? ये महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला रिट जो है वो है परमादेश। परमादेश मैंडामस, मतलब हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, मैंडामस परमादेश। इसमें क्या है, कहाँ जारी होता है? लोक अधिकारी, निकाय, निगम, निचली अदालत या न्यायाधिकरण जो है वह सरकार के विरुद्ध ये जारी होता है, और इसमें निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मैंडामस जो है निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, पॉइंट ध्यान रखेंगे। 2 रिट हो गया। तीसरा रिट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, ये क्या है? किस अधिकार से, इससे किस अधिकार से व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी किया जाता है, और निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है, निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। उसके बाद से अगला पॉइंट है इसमें जो है वो प्रतिषेध, ठीक है, प्रोहिबिशन। ये क्या है? प्रोहिबिशन क्या है? इसमें मतलब निषेध, मना करना। ये जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होता है, ठीक है। प्रतिषेध वाला प्रोहिबिशन जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक के विरुद्ध जारी होता है। अगला पॉइंट है जो रिट का उत्प्रेषण सर्टियारी सूचित, ये क्या किया जाता है? इसका मतलब सूचित किया जाना, ठीक है, क्या सूचित किया जाना, उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है साथियों, देखेंगे तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ये जारी किया जाता है, और पोस्टमार्टम के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो जो आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिट्स है, ठीक है, इस सारे रेट्स को एक बार देख लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, रिट हो गया, परमादेश, उसके बाद से क्या है? अधिकार परीक्षा, और क्या है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत जो है ये रिट जारी करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत जारी करते हैं। 2 पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
और अगर आप बात करें तो हाई कोर्ट का जो है वो रिट का क्षेत्र जो है वो व्यापक है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। तो ये 2 आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करता है, ये रिट जारी करता है। क्लियर है? आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का। ठीक है, कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवरअप है और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है। ठीक है, इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, एक सेशन ये चल रहा है। ठीक है, बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।